हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। तो इसमें हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं। देन हम पढ़ेंगे व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड एंड लास्ट हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम व्हाट इज फेडरलिज्म। सो बेसिकली फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को सेंट्रल अथॉरिटी एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट लाइक स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड करा जाता है। या सिंपली कहें तो कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास, और अगर किसी कंट्री में अपनी कंट्री की तरह लोकल गवर्नमेंट होगी तो कुछ उसके पास भी होगी। और तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने पावर को यूज करने के लिए इंडिपेंडेंट होंगी एंड कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ कंट्रीज में जो फेडरलिज्म होता है वो दो लेवल पर ही वर्क करता है, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, जिसमें दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति पर रूल करती हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कुछ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट की चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली अपने स्टेट की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बट इंडिया जैसी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में फेडरलिज्म सिर्फ दो लेवल पर ही अच्छे से वर्क नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ थर्ड लेवल भी है फेडरलिज्म का, लोकल गवर्नमेंट। सो ये तो बात हो गई फेडरलिज्म की, बट इससे ठीक उलट एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है यूनिटरी गवर्नमेंट, जिसमें या तो सिर्फ सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है या फिर अगर एक से ज्यादा लेवल भी है तो उसमें सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही कंसेंट्रेटेड होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट को उसे मानना ही पड़ेगा। वहीं फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं पास कर सकती किसी चीज को करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस लेने के लिए एंड उसके लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई आंसर भी नहीं देना है। सो अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट में। एक तरफ है यूनिटरी गवर्नमेंट जहां पावर सिर्फ एक जगह कंसेंट्रेट रहती है, वहीं दूसरी तरफ है फेडरल गवर्नमेंट जहां पावर को कई लेवल्स में डिवाइड करा गया है। सो जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर पावर शेयरिंग में पढ़ा था कि जिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पावर को डिफरेंट लेवल में डिवाइड करा जाता है वो बेटर होती है कंपेयर टू दैट सिस्टम जिसमें पावर एक जगह कंसेंट्रेट रहती है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो यूनिटरी गवर्नमेंट से बेटर होती है। तो अब हम बात करते हैं फेडरलिज्म के कुछ की फीचर्स की। तो पहला है देयर इज 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स वही सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। सो दूसरा फीचर है डिफरेंट लेवल और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ कंट्रोल, मीन्स की ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन को ही गवर्न करेंगे बट ज्यूरिडिक्शन यानी एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पर्सन यूपी में है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न करेगी एज वेल एज यूपी की स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न करेगी। बस दोनों में डिफरेंस होगा उनके ज्यूरिडिक्शन यानी एरिया ऑफ कंट्रोल का। सो थर्ड फीचर की बात करते हैं जो है द ज्यूरिडिक्शन ऑफ respective levels
are tiers of government are specified in constitution. So basically किसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, उनके क्या क्या काम होंगे एंड उनका कितना ज्यूरिडिक्शन होगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है एंड सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इसे फॉलो करना होता है और वो इसे फॉलो करते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स अगर कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना, तो वो इसे अकेले नहीं कर सकती, इसके लिए उसे स्टेट गवर्नमेंट की भी सहमति की जरूरत पड़ेगी। फिफ्थ फीचर है कि द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। मीन्स कि अगर अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच कोई विवाद हो जाता है तो जुडिशियरी अंपायर की तरह वर्क करेगी और उनके विवाद को सुलझाएगी। तो अब बात करते हैं सिक्स्थ फीचर की, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मीन्स कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा ये स्पेसिफाइड होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहां से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कहां से आएगा, ताकि वो जिस स्कीम या प्रोजेक्ट पर पैसा स्पेंड करना चाह रहे हैं उस पर इंडिपेंडेंटली स्पेंड कर सकें। तो अब बात करते हैं सेवेंथ फीचर की। तो जो फेडरल सिस्टम होता है उसका डुअल ऑब्जेक्टिव होता है। पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। मीन्स कि अपने देश की एकता को बचा कर रखना और उसे प्रमोट करना। और दूसरा, एक्मोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। मीन्स कि ये इंश्योर करना कि अलग अलग रीजन के कल्चर, रिलीजन को वहाँ के लोग बिना किसी डर के परफॉर्म कर सकें। एंड इन फैक्ट हम उसी फेडरल सिस्टम को आइडियल मानेंगे जिसके ये दो एस्पेक्ट हों। पहला, म्यूचुअल ट्रस्ट। मीन्स ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एक दूसरे पर ट्रस्ट हो। एंड दूसरा, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। मीन्स ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे ताकि कंट्री की ग्रोथ हो सके। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ फेडरेशन की, जिसमें पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की, जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट यूनिट्स या कहें स्टेट एक साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट या एक नेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेरिका, जिसमें 50 इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट, एक कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाते हैं। एंड इस कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जब इंडिपेंडेंट स्टेट कंबाइन होते हैं उन सब की पावर बराबर होती है एंड इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के बराबर होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी देती है वो है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, जिसमें होता क्या है कि जो बड़े देश होते हैं वो डिसाइड करते हैं पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट के बीच में डिवाइड करने का। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू स्टेट। एंड जो सारे स्टेट होते हैं उनमें भी अनइक्वल पावर शेयरिंग होती है। किसी स्टेट के पास स्पेशल पावर होती है, किसी के पास
पास नहीं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपनी कंट्री इंडिया, जहां सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है एंड सभी स्टेट की पावर भी बराबर नहीं होती, क्योंकि कुछ स्टेट्स को स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, स्पेशल पावर्स मिली हुई है। तो यही है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसके अदर एग्जाम्पल हैं स्पेन एंड बेल्जियम। तो अब बात करते हैं व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो जैसे कि अब तक हमने देखा कि बेसिकली फेडरलिज्म क्या होता है, फीचर्स क्या है और क्यों फेडरलिज्म अच्छा है, एंड हमने इसके साथ ही साथ एग्जाम्पल में बात करी कि इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है। बट अब यहाँ पॉइंट ये है कि हम कैसे प्रूव करेंगे या वो कौन से पॉइंट्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। तो जब इनिशियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तो उसने गवर्नमेंट के केवल 2 ही लेवल के बारे में बताया गया था, सेंट्रल एंड स्टेट। बट डाइवर्सिटी अपने देश में इतनी ज्यादा थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मींस चेंजेस करके 3rd लेवल भी ऐड करा गया बाद में, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज है। सो जिस तरह से एक फेडरल सिस्टम में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं एंड उनका अपना एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन मींस एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग होता है, उसी तरह से अपनी कंट्री में भी सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट है एंड सभी की ज्यूरिडिक्शन अलग अलग है। तो ये पॉइंट हमें बताता है कि इंडिया क्यों एक फेडरल कंट्री है। इसके अलावा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट भी दी गई है। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट एंड तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले यूनियन लिस्ट की, जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जैसे फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये सब यूनियन लिस्ट में इसलिए है क्योंकि इन सभी मैटर्स पर पूरी कंट्री में एक समान पॉलिसी चाहिए होती है एंड इन यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर कोई भी लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही होता है। तो अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, जिसमें स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब जैसे राजस्थान में ज्वार एंड बाजरा होता है और यूपी में धान, तो दोनों स्टेट में एग्रीकल्चर को लेकर अलग लॉज बनाने पड़ेंगे। सो इसलिए इन सारे सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में डाला गया है एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट ही इन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग लॉ बना सकती है। तो अब बात करते हैं 3rd लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट की। तो इसमें कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट आते हैं जो स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन। एंड ये जो कंकरेंट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट है, इसके रिगार्डिंग लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती हैं। बट अगर लॉ बनाने में सेंटर एंड स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन प्रायोरिटाइज्ड होगा। लेकिन अब बात आती है जैसे कुछ सब्जेक्ट जिनका बर्थ ही कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हुआ है अपनी कंट्री में, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो अब ऐसे सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं आते। सो इसलिए इन सब्जेक्ट को रेसिडरी सब्जेक्ट कहते हैं एंड इन रेसिडरी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का अधिकार ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। जैसे कि हमने बात करा था
कि इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है मींस कि ऑल स्टेट इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, मींस कि इंडिया में सब स्टेट की बराबर पावर नहीं होती, बल्कि कुछ स्टेट के पास स्पेशल पावर होती है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 371 कुछ स्टेट्स जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम को स्पेशल पावर्स देती है ओवर अदर स्टेट। ऐसा उनकी सिचुएशन को देखते हुए किया गया है ताकि वहां के लोकल पीपल्स के लैंड राइट्स सिक्योर रहें एंड उनका कल्चर भी प्रोटेक्टेड रहे। इसलिए दूसरे स्टेट के लोगों को इन स्टेट्स में लैंड एंड हाउसेस खरीदना मना है। यहाँ सिर्फ वही लोग लैंड्स खरीद सकते हैं जो उस स्टेट के परमानेंट रेसिडेंट हैं। तो अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं हम इनको क्यों नहीं स्टेट बना देते, या फिर क्यों नहीं किसी स्टेट के साथ इनको मर्ज कर सकते? क्यों हमें इन्हें अलग से यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ा? तो इसका आंसर है कि ये जो एरियाज हैं लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, ये ना तो इतने बड़े थे कि इन्हें स्टेट बनाया जा सके और ना ही इतने छोटे थे कि इनको किसी स्टेट के साथ मर्ज करा जा सके। सो इनको अलग यूनिट ही बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, जिसके पास स्टेट की पावर नहीं होती एंड इनको चलाने के लिए इनकी खुद की तो गवर्नमेंट होती है, बट इनको चलाने में जो मेन रोल प्ले करता है, जिसके पास स्पेशल पावर्स होती हैं, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन अब मान लीजिए किसी गवर्नमेंट को ये ठीक नहीं लगता और वो इसमें चेंजेस करना चाहती है, तो वो चेंजेस तो कर सकती है, बट चेंजेस करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज को अप्रूव कराने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा से उसे 2/3 मेजॉरिटी से पास कराना होगा एंड साथ ही साथ कम से कम कंट्री की टोटल स्टेट असेंबली के हाफ नंबर से भी उसे पास कराना होगा। मीन्स 28 में से कम 14 स्टेट का तो अप्रूवल चाहिए ही चाहिए होगा। एंड अगर इन सब के बाद भी कोई डिस्प्यूट यानी विवाद अराइज होता है तो जुडिशियरी उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी और अपना डिसीजन सुनाएगी और वो डिसीजन सबके लिए मान्य होगा। तो अब बात करते हैं हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। सो अपने देश में फेडरलिज्म इतने अच्छे से वर्क करता है तो इसका सिर्फ इतना सा कारण नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लिख दिए गए हैं और लॉज बना दिए गए हैं। इसके पीछे जो मेजर कारण है वो है कि जिस तरह की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अपने देश में प्रेजेंट है, जो ये इंश्योर करती है कि कंट्री की डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट हो, लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहें। अब बात ये आती है कि हम अपनी कंट्री में इतनी अच्छी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बना पाने में सक्सेसफुल कैसे हुए? तो इसके कई रीजंस हैं। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट। अगर आप 1947 का इंडिया का मैप देखेंगे एंड देन प्रेजेंट का इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे बहुत सारे स्टेट जो तब थे वो अब नहीं हैं और बहुत सारे नए स्टेट फॉर्म हो चुके हैं एंड कई सारे स्टेट के एरिया, बाउंड्रीज एंड नेम भी चेंज हो चुके हैं। अब बात ये उठती है कि हमें नए स्टेट बनाने की क्या ज़रूरत हो गई? तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग ये डिमांड करने लगे
कि सेम लैंग्वेज बोलने वालों के लिए अलग स्टेट बना दिया जाए। बट शुरू में तो गवर्नमेंट ऐसा करने से डर रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लैंग्वेज की बेसिस पर स्टेट बनाने से कंट्री की यूनिटी को खतरा हो सकता है। पर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को डिवाइड करना शुरू किया, तो ये रियलाइज करा गया कि ऐसा करने से कंट्री की यूनिटी तो मजबूत हुई ही हुई है, साथ ही साथ शासन करना भी आसान हो गया। सो दोज स्टेट विच इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उन्हें हम लिंग्विस्टिक स्टेट कहते हैं। एंड इसके साथ कुछ ऐसे स्टेट भी हैं लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, जिन्हें लैंग्वेज की बेसिस पर ना बांट कर उनको उनके कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पर बनाया गया है। तो अब बात करते हैं सेकेंड रीजन की, जिससे अपने देश में इतनी अच्छी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, या कहें इतने अच्छे से फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड हो पाता है, जो है लैंग्वेज पॉलिसी। अब एक बात जो आपको अपने दिमाग में क्लियर बैठा लेनी है, वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। तो आप पूछेंगे भैया हिंदी को भी नहीं, तो आंसर है हिंदी को भी नहीं। तो आप पूछेंगे भैया फिर हिंदी क्या है, तो हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों अपने देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। मींस देश का कोई भी ऑफिशियल काम होगा वो या तो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में। बट ध्यान रहे ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, नेशनल लैंग्वेज नहीं। अपनी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 40% लोग हिंदी बोलते हैं एंड बाकी 60% लोग अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं। देश में हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी प्लस 21 अदर लैंग्वेजेस को मिलाकर टोटल 22 लैंग्वेजेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं, जिन्हें हम शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। एंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम होता है तो कैंडिडेट इन 22 में से किसी भी भाषा को चुन सकते हैं एज अ मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो मेंशन था कि कंट्री में हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी, बट साथ में ये भी मेंशन था कि यूजेस ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू स्टॉप इन 1965। मींस 1965 के बाद ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंग्लिश का यूज़ बंद हो जाना था। बट जब 1965 में ऐसा करने का सोचा जाने लगा तो जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे वो डिमांड करने लगे कि इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस की यूजेस के लिए कंटिन्यू रखा जाए। लेकिन पहले तो ये डिमांड मूवमेंट का फॉर्म लेती है एंड देन तमिलनाडु जैसे स्टेट में वायलेंट फॉर्म ले लेती है। सो इन सब पर रिस्पॉन्ड करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पर एग्री हो जाती है कि इंग्लिश को हिंदी के साथ ऑफिशियल पर्पसेस के यूजेस के लिए कंटिन्यू करा जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानती थी कि हम हिंदी को प्रमोट करने के लिए उसको जबरदस्ती किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक आइडियल फेडरेशन बनाने के लिए सभी लैंग्वेजेस और उसको बोलने वाले लोगों की इक्वली रिस्पेक्ट करनी होगी। और यही रीजन है कि अपनी कंट्री में फेडरलिज्म इतने अच्छे से प्रैक्टिस्ड होता है। तो अब बात करते हैं थर्ड रीजन की, जो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में मजबूती देता है, जो है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो अपने देश में लंबे समय तक होता क्या था कि आज़ादी के बाद पूरी कंट्री में एक ही मेजर पार्टी थी, कांग्रेस,
जिसकी हर बार सेंटर में सरकार बनती थी और मोस्ट ऑफ स्टेट में भी उन्हीं की सरकार होती थी। एंड अगर मान लीजिए किसी स्टेट में कोई पार्टी सरकार बना भी ले तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी पावर को दबा देती थी। इवन उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके अपने राइवल पार्टीज जो किसी स्टेट में गवर्नमेंट बना लेते थे उनको डिसमिस कर देती थी, जिससे होता क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अपनी पावर इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर पाती थी, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की पपेट बनकर रह जाती थी, जिसको आप अपनी एनसीईआरटी के इस पिक्चर से देख सकते हैं कि सभी स्टेट कटोरा लिए खड़े हैं और सेंटर डिसाइड कर रहा है कि किसको कितनी पावर मिलेगी, जो एक आइडियल फेडरलिज्म के जस्ट अपोजिट है। बट ये सिनारियो 1990 में पूरी तरह बदल गया जब 1990 के इलेक्शन में किसी भी सिंगल पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती है और कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होती है तब। तो पहले बात करते हैं कि ये कोलिजन गवर्नमेंट होती क्या है। अ गवर्नमेंट formed by the coming together of two or more political party is coalition government। मीन्स कि जब किसी इलेक्शन में दो या उससे ज़्यादा पार्टीज सरकार बनाने के लिए एक साथ आती हैं तो उसे ही हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। सो इस तरह से जब कोलिजन गवर्नमेंट का ट्रेंड शुरू हुआ तो सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन खुद ब खुद अच्छे होते चले गए, क्योंकि अब सेंटर गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने से डरने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगी तो इसमें उसका ही नुकसान है, क्योंकि पता नहीं किस इलेक्शन में किस स्टेट की किस पार्टी के साथ सरकार बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, उससे कोलिजन फॉर्म करने की ज़रूरत पड़ जाए। सो इस वजह से अब स्टेट गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंटली अपनी पावर का यूज कर पाती है एंड अब सेंटर और स्टेट एक साथ मिलकर अच्छी तरह से काम करते हैं एंड यही एक अच्छे फेडरल सिस्टम का इंडिकेटर भी है। तो अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की, जो आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, जिसमें हम पहले देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है और इंडिया में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेसिकली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेकर लोकल गवर्नमेंट को देने को ही हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और रही बात कि इंडिया में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो मेन रीज़न है भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जिसको सिर्फ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अकेले मैनेज नहीं कर सकती, क्योंकि अपने यहाँ के स्टेट की पॉपुलेशन यूरोप के कई कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। जैसे यूपी में एंटायर रसिया से भी ज़्यादा लोग रहते हैं एंड महाराष्ट्र में जर्मनी के बराबर लोग रहते हैं। सो उन सब लोगों को मैनेज करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का होना बेहद ज़रूरी है एंड साथ में लोकल गवर्नमेंट होगी तो लोकल लीडर्स होंगे एंड लोकल लीडर्स को उस लोकेलिटी की प्रॉब्लम की अच्छी नॉलेज होगी एंड उन्हें ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि कहाँ कितनी मनी स्पेंड करना है और चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। बट इनिशियली जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, क्योंकि ना तो लोकल गवर्नमेंट के रेगुलर इलेक्शन होते थे और ना ही उन्हें कुछ खास
पावर्स दी जाती थी। लेकिन फिर 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर कुछ स्टेप लिए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट मींस चेंजेस करके कुछ पॉइंट को ऐड करा जाता है ताकि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल बनाया जा सके। जिसमें पहला पॉइंट होता है कि अब से ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि अब से रेगुलरली मींस फिक्स्ड इंटरवल पर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे। दूसरा था कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं लाइक एससी, एसटी एंड ओबीसी उनके लिए लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में सीट्स रिजर्व होंगी। एंड तीसरा था कि वुमेन्स के लिए इलेक्शन में 1/3 सीट रिजर्व होंगी। एंड चौथा था कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन हर एक स्टेट में बनाया जाएगा जो उस स्टेट के लोकल गवर्नमेंट मींस पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट था कि स्टेट गवर्नमेंट भी अब से पावर के साथ साथ कुछ रेवेन्यू भी लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। बट हाँ, रेवेन्यू शेयर करना स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। सो इस तरह से लोकल गवर्नमेंट भी अब पावरफुल एंड इफेक्टिव हो जाती है। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट की। तो इसके दो टाइप हैं। पहला रूरल लोकल गवर्नमेंट जिसे हम पंचायती राज भी कहते हैं, ये गांव में होती है। और दूसरी है अर्बन लोकल गवर्नमेंट जिसे हम म्यूनसिपैलिटी भी कहते हैं और ये शहरों में होती है। तो अब एक एक करके बात करते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। पहले बात करते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट की मीन्स पंचायती राज की। तो जो अलग अलग गांव होते हैं उनके अंदर होती है ग्राम पंचायत जिसमें कुछ वार्ड मेंबर होते हैं जिन्हें हम पंच बोलते हैं और एक प्रेसिडेंट यानी सरपंच होते हैं जो उस गांव के लोगों द्वारा वोटिंग से इलेक्टेड होते हैं। एंड उनके पास गांव के डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेने की पावर होती है। एंड अब इसी तरह बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर बनती है एक पंचायत समिति या इसी को हम मंडल या ब्लॉक भी बोलते हैं। एंड एक डिस्ट्रिक्ट के सभी पंचायत समिति को मिलाकर बनती है जिला परिषद और इसके हेड को बोला जाता है जिला परिषद चेयरमैन। एंड जो उस डिस्ट्रिक्ट के एमएलएज एंड एमपी होते हैं वो भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। तो सिंपली सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, देन फिर उसके बाद बहुत सारी पंचायत को मिलाकर बनती है पंचायत समिति एंड फिर जिले के सभी पंचायत समिति को मिलाकर बनती है जिला परिषद। अब बात करते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी म्यूनसिपैलिटी की। अब जो बिग सिटीज़ में म्यूनसिपैलिटी होती है उनको बोलते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसके पॉलिटिकल हेड को मेयर बोला जाता है। एंड जो म्यूनसिपैलिटी टाउन और स्मॉल सिटीज़ में होती हैं उसको म्यूनसिपैलिटीज़ बोलते हैं जिसके पॉलिटिकल हेड को म्यूनसिपैलिटी चेयरपर्सन बोलते हैं। एंड ये दोनों ही पॉलिटिकल हेड वहाँ के लोकल पीपल्स द्वारा इलेक्टेड होते हैं। सो ये जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम अपने देश में इंट्रोड्यूस करा गया ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी के लिए जो अपनी कंट्री में इफेक्टिवली सक्सेसफुल भी हुआ। एंड अपनी कंट्री में जो लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिए गए इससे डेमोक्रेसी अपनी कंट्री में और डीपन हुई और उसे मजबूती मिली जिससे डेमोक्रेसी में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा मिला, उन्हें भी आगे करा गया। एंड अपनी डेमोक्रेसी अब इतनी वास्ट हो चुकी है कि अपनी कंट्री में अप्रॉक्स 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मींस मेंबर हैं सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के जो कई सारी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हैं। लेकिन ये तो
पॉजिटिव साइड थी, बट अब भी लोकल गवर्नमेंट में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अब भी बहुत सारी जगहें इलेक्शंस तो रेगुलरली हो जाते हैं, बट ग्राम सभा ही रेगुलरली हेल्ड नहीं होती। साथ ही बहुत सारे स्टेट्स लोकल गवर्नमेंट को अब भी उतनी पावर नहीं शेयर करते जितनी उन्हें शेयर करनी चाहिए। सो ओवरऑल प्रॉब्लम्स भी हैं। हमने चीज़ों को आइडियल लेवल तक अचीव नहीं करा है, बट जिस तरह से फेडरलिज्म अपनी कंट्री में रन करता है वो हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज एंड खुद को सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक बताने वाली कंट्रीज से तो कहीं बेहतर वर्क करता है। एंड होपफुली ये आगे और भी अच्छा होता जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। पढ़ते रहो, मस्त रहो, गुड बाय।